Good morning to all of you. Welcome in chemistry class. Let's continue chapter number 9, coordination chemistry or coordination chemistry. In previous video we discussed about bonding in coordination compound. प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज प्रपोज्ड की गई थी। उनमें से कुछ जो थ्योरी थी वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की। बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली जो थ्योरी थी दैट इज़ वार्नर्स थ्योरी, उसके बाद वीबीटी और उसके बाद सीएफटी, उसके बाद एमओटी और एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। लेकिन ये दोनों हमें नहीं पढ़नी है। आज हमें जो डिस्कस करना है इस क्लास में, वार्नर थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। उसमें कहा गया था कि जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आपके पास में है, लिगेंड जो बॉन्डेड है, तो मेटल की दो तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो लिगेंड्स होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करते हैं, कुछ लिगेंड प्राइमरी को भी करते हैं और अदर जो आयंस होते हैं वो प्राइमरी को सेटिस्फाइड करते हैं। ऐसा था। वीबीटी जो थी उसने कहा कि मेटल और लिगेंड इन दोनों के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट होता है। याद रखेंगे, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दैट्स राइट। यहाँ पर मेटल जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद, और लिगेंड जो होता है बेटा उसके पास लॉन पेयर कंटेनिक ऑर्बिटल होगा और ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके और मेटल लिगेंड के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ वीबीटी। ठीक है। जब ये वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है मेटल तो उससे पहले इसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हाइब्रिड जो ऑर्बिटल बनेंगे वो अरेंज होंगे, इसका मतलब उसकी हम ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा ज्योमेट्री अगर आ गई, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स राइट। लेकिन यहाँ पर हम जब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं बेटा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता। बहुत बार इसमें क्या हो जाती है, गलती भी हो जाती है। अब गलत क्यों होता है? इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलरफुल क्यों होते हैं, वो चीज़ हम वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, सीएफटी से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आज का जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीएफटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म जो है सीएफटी का, वो सीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिएगा सीएफटी का फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहली चीज़, ये जो थ्योरी है ये प्रपोज्ड किसने की, ये थ्योरी दो साइंटिस्टों ने मिलकर के प्रपोज्ड की है। किसने प्रपोज की है? पहला जो था वो था हंस बैथे और इसके साथ में था जॉन वान वेक ने ये प्रपोज्ड की। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो थ्योरी है ये कहती क्या है, इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो देखिएगा, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वीबीटी और सीएफटी में वो यही है कि वीबीटी मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर करती है, बट सीएफटी जो है वो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को प्योरली आयनिक बॉन्ड मानती है। सबसे मेजर डिफरेंस देखिएगा क्या है, वीबीटी मेटल लिगेंड के बिटवीन जो बॉन्ड प्रेजेंट था उसे कोवेलेंट बॉन्ड की तरह कंसिडर करती है, बट सीएफटी जो है ये सीएफटी मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या मानती है, प्योरली
आयनिक बॉन्ड मानती है। वो कहती है कि मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है ये प्योरली आयनिक होता है। अब आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड में होता क्या था एक्चुअल में। तो आप कहेंगे सर हमने पढ़ा है 11th में, आयनिक बॉन्ड के अंदर एक कटायन होता है और अनायन होता है, और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को, कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वेयरिंग नहीं होती, कोई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की कोई शेयरिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, अपोजिट आयन से। तो इन अपोजिट आयन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों अपोजिट आयन जुड़े रहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कह देते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहली जो बात वो ये है कि क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है ये मेटल लिगेंड के बॉन्ड को प्योरली आयनिक बॉन्ड कंसीडर करती है। अब आयनिक बॉन्ड के अंदर तो एक कटायन होना चाहिए, अनायन होना चाहिए। अनायन कौन होगा, तो अनायन के लिए देखिएगा ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इनके अंदर सारे के सारे जो लिगेंड होते हैं उन सबको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है, दैट्स राइट। तो दूसरा जो पॉइंट है वो हो जाएगा द लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। सारे के सारे जो लिगेंड्स होते हैं बेटा उन लिगेंड्स को किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है। सीएफटी की बात हम कर रहे हैं। सीएफटी सबसे पहला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने प्रपोज की थी, प्रपोज की थी हंस बैथे और वन वेक ने, जॉन वन वेक ने प्रपोज की थी। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहती है, ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है प्योरली आयनिक होता है। आयनिक बॉन्ड के लिए तो आपके पास दो अपोजिट आयन्स होने चाहिए। आयन कहाँ से आते हैं, तो दूसरी चीज़ कह रही है कि ये जो थ्योरी है ये थ्योरी कहती है कि मेटल और लिगेंड का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना उसमें सारे के सारे जो लिगेंड्स होते हैं उन सबको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है, दैट्स राइट। और अगली बात, पॉइंट चार्ज होगा और चार्ज भी कौन सा होता है, तो जर्नली जो लिगेंड होते हैं उन लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो मेटल होती है सेंट्रल मेटल उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास बना होगा उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जर्नली मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये अपोजिट चार्ज हैं इसलिए ये क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन से ही जुड़े होते हैं बस, केवल कोई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ऐसा कुछ नहीं होता, बस केवल अट्रैक्शन से ही जुड़े होते हैं, दैट्स राइट। यह लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिगेंड जो है वो न्यूट्रल होता है, तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन्हें मेटल पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो देखिएगा इफ़ लिगेंड कैसा हो, न्यूट्रल है, तो फिर क्या होगा, तो देखिएगा तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि जो आपके पास मेटल होगी, मेटल, उस मेटल के अंदर होगा उसका न्यूक्लियस, दैट्स राइट। लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है, तो लिगेंड है जो कि न्यूट्रल है, इस पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, बट लिगेंड जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर तो होगा, लोन पेयर तो होगा लिगेंड के ऊपर। तो जो लोन पेयर है उस लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और जो मेटल है उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा। ये दोनों के दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, दैट्स राइट। और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो जर्नली तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन से ही जुड़े होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें मेटल पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, लिगेंड जो है वो न्यूट्रल होता है, तो उस कंडीशन में कहाँ अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा, उस कंडीशन में मेटल का जो न्यूक्लियस होता है, मेटल का जो न्यूक्लियस होता है और लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट्स राइट। तो इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होगा और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बिटवीन क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इनके बिटवीन जो है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ये हो गया आयनिक बॉन्ड
और अब आगे देखिएगा, तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि मेटल, अच्छा अगर लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है और मेटल पे चार्ज नहीं है तो इनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर के कंक्लूजन यही है कि मेटल और लिगेंड के बिटवीन जो बॉन्ड यहाँ पर होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। दैट्स राइट। अब देखिएगा अब क्या होता है, अब यहाँ से इसका मेन जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है। वो कहता है कि ये मेटल, ये लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दैट्स राइट, मेटल है, पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। इस मेटल के अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अराउंड सेल होंगे, सब शेल होंगे और उन सब शेल में ऑर्बिटल्स होंगे। और ख़ास करके जो बात है वो है डी ऑर्बिटल्स की, डी के ऑर्बिटल होंगे। वो कहता है कि जब तक लिगेंड नहीं आएगा तो डी जो होता है आपका, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, डी जो आपका सब शेल होता है, इस डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में। कौन कौन से बेटा? एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये डी के सब सेल में होते हैं। जब तक लिगेंड नहीं आएगा तब तक डी के ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इन पांचों की एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है, जब तक लिगेंड नहीं आएगा तब तक डी के इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है बेटा वो एनर्जी इक्वल होती है। इट मीन्स ये डी जनरेट होते हैं। लेकिन जैसे ही लिगेंड यहाँ पर आएगा तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है लिगेंड के साथ में, जो ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो कहता है कि जैसे लिगेंड आएगा तो डी के ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं और लिगेंड के साथ में ये ऑर्बिटल्स इस लिगेंड से रिपेल होते हैं। 5th पॉइंट कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहता है लिगेंड नहीं आएगा जब तक डी के ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं होगा। डी के 5 जो ऑर्बिटल है, पांचों डीजनरेट होंगे, उनकी एनर्जी इक्वल होगी। एनर्जी कैसी होगी? अप्रॉक्स इक्वल एनर्जी होगी पांचों की, डीजनरेसी रहेगी, बस थोड़ा शेप के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही लिगेंड जो है ना वो जुड़ने के लिए यहाँ पर आएंगे तो डी के जो ऑर्बिटल्स है वो इस मेटल को कवर्ड करके बैठे रहेंगे और डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस लिगेंड से रिपेल होते हैं, रिपल्शन फील करते हैं। और जब रिपल्शन फील करते हैं ना तो इन डी के ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उस एनर्जी में चेंज आ जाता है। रिपल्सन लगता है किस किस के बिटवीन? डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के बिटवीन रिपल्सन लगता है, जिससे डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। और डी के ऑर्बिटल्स की एनर्जी में चेंज आने से क्या होता है? डी के जो ऑर्बिटल्स हैं इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। डी के ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। डी के जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, ये 5 ऑर्बिटल्स का तो पहले एक ही सेट होता है क्योंकि सबकी एनर्जी इक्वल है, लेकिन जैसे रिपेल होते हैं तो पांचों के पांचों रिपेल होंगे तो इनकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा। अब जो हाई रिपेल होगा, जो ऑर्बिटल हाईली रिपेल होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा। और जो कम रिपेल होगा या वीक रिपेल होगा, जो कम रिपेल होगा या वीक रिपेल होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी एनर्जी हो जाएगी थोड़ी सी कम। बढ़ेगी तो सबकी, लेकिन औरों से उसकी एनर्जी क्या रह जाएगी? थोड़ी सी कम रह जाएगी, जिससे एनर्जी के बेसिस पर डी के ये जो ऑर्बिटल्स है ना, इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। डी के ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। और एनर्जी के बेसिस पर डी के ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग हो गई है, अब ये स्प्लिटिंग होती किस तरीके से है? तो ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? कि यहाँ से लिगेंड कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स पर डिपेंड करता है। स्प्लिटिंग जो है वो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ लिगेंड्स पर डिपेंड करती है डी के ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। दैट्स राइट। अगर 6 लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहे हैं तो स्प्लिटिंग कुछ अलग तरीके से होती है। 4 लिगेंड आ रहे हैं तो स्प्लिटिंग कुछ अलग तरीके से होती है। 5 लिगेंड आ रहे हैं तो स्प्लिटिंग कुछ अलग तरीके से होती है।
लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 ही कंडीशंस हैं, और वो कौन कौन सी है? अगर 6 लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर इन डी के ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी, और अगर 4 लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर डी के ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी। दैट्स राइट। आप देखिएगा जब 6 लिगेंड जुड़ने के लिए आएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो स्प्लिटिंग कैसे होगी। और 4 लिगेंड अगर जुड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर 2 कंडीशन होती है। 4 लिगेंड जुड़ने के लिए आते हैं तो या तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा या sp3 होगा। DsP2 होगा तो फिर जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। टेट्राहेड्रल बनेगा। दैट्स राइट। और अगर 6 लिगेंड आ रहे हैं जुड़ने के लिए तो फिर जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल बनेगा। दैट्स राइट। तो 6 लिगेंड जब आएंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो इन डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो स्प्लिटिंग कैसे होगी? और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो स्प्लिटिंग कैसे होगी? आपके सिलेबस में केवल 2 ही हैं, और वो कौन कौन से हैं? 6 लिगेंड जब जुड़ने के लिए आएंगे तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी? इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी। और टेट्राहेड्रल जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं है, बता दूंगा, लेकिन मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी। दैट्स राइट। पूरा अगर मैं समराइज करूं तो देखिएगा इसने ये क्या कहता है, CFT कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक होता है। आयनिक होता है, इसमें मेटल के ऊपर कैटायन, लिगेंड पर जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे ये अट्रैक्ट करते हैं और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर मेटल न्यूट्रल हो, लिगेंड न्यूट्रल हो, तो उस कंडीशन में मेटल का जो न्यूक्लियस होता है और लिगेंड का जो नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है, इट मीन्स जहाँ लॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। आयनिक बॉन्ड इनके बीच में होता है। जब लिगेंड जुड़ने के लिए आता है तो क्या होता है? उससे पहले क्या होगा? उससे पहले देखिएगा जो मेटल है उस मेटल के अंदर जो डी के ऑर्बिटल्स हैं, उन डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, उन 5 की एनर्जी बराबर होती है, डीजनरेट होते हैं इक्वल एनर्जी के। लेकिन जैसे ही लिगेंड जुड़ने के लिए आता है तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, ये रिपल्शन फील करते हैं, जिससे इन 5 की एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन इन 5 में भी क्या होता है? कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, कुछ की कम बढ़ती है, जिससे डी के जो ऑर्बिटल्स हैं ये डीजनरेट नहीं रह पाते हैं और एनर्जी के बेसिस पर इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। अब एनर्जी के बेसिस पर जब इनकी स्प्लिटिंग होती है तो कुछ ऑर्बिटल्स की ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी, तो डी के ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। अब ये स्प्लिटिंग कैसे होगी? तो ये डिपेंड करेगा लिगेंड कितने जुड़ने के लिए आ रहे हैं। जब लिगेंड 6 जुड़ने के लिए आएंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, 4 जुड़ने के लिए आएंगे तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा या टेट्राहेड्रल बनेगा। अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बन रहा है तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसी होगी? और लिगेंड 4 जुड़ने के लिए आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो स्प्लिटिंग कैसे होगी। दैट्स राइट। इतना मैंने आपको कहा है। अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले हमें इन डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखनी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अभी स्प्लिटिंग से पहले एक बार डी के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना बेटा, उन 5 को देख लीजिएगा। डी जो आपका सबसेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। ठीक है। अब देखिए ये XY है, ये YZ और ये ZX। अच्छा, एक चीज़ और याद होगी आपको, डी का जो ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है? डबल डंबल शेप का होता है। दैट्स राइट। अब ये डंबल्स की जो लोब हैं, ये लोब कहाँ होती हैं? तो इनमें देखिएगा XY, YZ और ZX जो होते हैं ना, इनमें इन डंबल की जो लोब होती है तीनों में, वो लोब होती है इन द प्लेन। इन द प्लेन में होती है। दैट्स राइट। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये है DXY, ये जो डी फिगर लिखा है ना, ये DXY ऑर्बिटल है। ठीक है। ये मेटल का न्यूक्लियस है, ये जो मेटल है उस मेटल का न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के सेंटर से पास होने वाले ये एक्सिस हैं। दैट्स राइट। यहाँ से देखिएगा ये एक्सिस है। ठीक है बेटा, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। ठीक है। अच्छा, ये वाला कौन सा एक्सिस होता है आपको याद होगा? ये आपका जेड एक्सिस है। दैट्स राइट। ये वाला जो एक्सिस है ये कौन सा है? ये वाई। और ये वाला कौन सा है आपका? एक्स। तो देखिएगा एक्स और वाई जो एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है। ये कौन सा है? ये जेड।
तो वाई और एक्स एक्सिस को मिला दें तो देखिएगा ये एक प्लेन बन गया ना, ये एक प्लेन। तो यहाँ से देखिए वाई और एक्स को मिलाया तो देखिएगा ये आपके पास में क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। और ये जो प्लेन बना है, इस प्लेन में देखिएगा क्या होता है, डंबल की दोनों लोब्स होती हैं। देखिएगा डंबल की एक लोब ये रही, ठीक है, इन दोनों एक्सिस के बिटवीन है, याद रखेंगे। ये जो आपका जो एक्स एक्सिस है और ये जो आपका वाई एक्सिस है ना, इन दोनों के बिटवीन है ये लोब। और एक डंबल की लोब ये हो गई और एक डंबल की लोब ये और एक ये हो गई। ये देखिएगा तो कौन सा प्लेन है ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। ऐसे ही डी एक्स जेड क्या मतलब क्या है, एक्स और जेड प्लेन में होगा डंबल, ठीक है। तो अब देखिएगा ये कौन सा एक्सिस है आपका, ये जो एक्सिस है ये आपका जेड, दैट्स राइट। ये कौन सा एक्सिस है, ये जो था आपका था वाई, और ये जो एक्सिस है ये कौन सा है आपका, ये आपका एक्स, ठीक है। तो देखिएगा जेड एक्स प्लेन, यहां से ये आपका हो गया जेड एक्स प्लेन ये वाला। और इस जेड एक्स प्लेन के अंदर देखिएगा डंबल जो है, उस डंबल की लोब देखिएगा, एक ये रही डंबल आपका और एक ये रहा डंबल आपका, ठीक है ना, इस वाले प्लेन में जेड एक्स, ठीक है। वाई जेड में क्या होगा, तो जो दोनों डंबल की लॉब्स हैं वो कौन से प्लेन में होगी, वाई जेड प्लेन में होगी। वाई जेड कौन सा होने वाला है, तो देखिएगा ये आपका कौन सा है जेड, और ये कौन सा था आपका वाई, ये कौन सा है आपका एक्स, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के हमने एक प्लेन बनाया हुआ है ये, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला प्लेन है, ठीक है। ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर होते हैं दोनों के दोनों डंबल्स की लोब, एक ये वाला डंबल, एक ये वाला डंबल, दैट्स राइट। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं ना, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनके अंदर डंबल्स जो होते हैं दोनों के दोनों, उनकी लॉब्स इन द प्लेन होती है। जबकि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसमें क्या होता है, जो डंबल्स होते हैं ना बेटा, ये डंबल्स होते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, वो एक्सिस पे होते हैं, प्लेन में नहीं, एक्सिस पे। जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें देखिएगा ये जेड एक्सिस है, ये आपका कौन सा एक्सिस होता है, ये है वाई, और ये कौन सा है एक्स। तो जो डंबल्स है ना, उन डंबल्स की लोब्स को देखिएगा कहाँ पर है वो देखिएगा एक डंबल की जो लोब है वो वाई एक्सिस के ऊपर है और एक एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, एक जो डंबल की लोब होती है वो जेड एक्सिस पर होती है, और दूसरी जो लोब होती है वो लोब ना हो करके एक उसको हम एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं चारों तरफ ऐसे बना करके। दूसरा डंबल ना हो करके छोटी छोटी लॉब्स होती हैं, दूसरी वाली यहाँ पर एक लोब, ये दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 6 लोब्स होती हैं, और वो लोब्स आपस में ओवरलैप होकर के क्या बना लेती है, एक सर्किल बना लेती है स्फीयर के रूप में। ऐसा होता है डी जेड स्क्वायर। तो डी के आपके हो गए ये 5 ऑर्बिटल। अगर आपको ये सारे के सारे ऑर्बिटल समझ में आ गए होंगे तो देखिएगा अब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कौन सा बन रहा है, कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन रहा है ऑक्टाहेड्रल। तो अब आपको स्प्लिटिंग समझनी है, कौन से कॉम्प्लेक्स में समझनी है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में समझनी है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, splitting of d orbitals in octahedral complex। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें आपको डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग समझना है। ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे है, ऑक्टाहेड्रल आपको याद होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल हम कुछ इस तरीके से बनाते थे बेटा, अगर आपको याद हो तो। उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, एक ऐसे करके स्क्वायर होता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, एक होता है टॉप पर पॉइंट, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा इन 3 पॉइंट को मिला दें, ठीक है, यहाँ से, तो आपके पास में एक हेड्रल बन जाता है, ठीक है। फिर अगर हम इन 3 पॉइंट को मिला दें, ठीक है, तो हमारे पास में ये दूसरा हेड्रल बन जाता है। और फिर अगर हम इन 3 पॉइंट को मिला दें तो हमारे पास तीसरा हेड्रल बन जाता है, और एक चौथा हेड्रल पीछे की तरफ और होगा इन 3 पॉइंट्स को मिलाने के बाद में, ठीक है ना। तो बैक साइड में आपका एक हेड्रल जो है वो और होगा वहाँ बैक साइड में, टेट्राहेड्रल बन गया। अच्छा, एक पॉइंट और नीचे अगर हम लगा दें यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएं यहाँ से,
यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा एक हेड्रल यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। ऐसे करके इसको 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 अगर इन तीनों को मिला दूं तो एक हेड्रल यहाँ पर भी बनेगा, और अगर इसको और इन तीनों को मिला दूं तो एक हेड्रल यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। और इन तीनों को मिलाऊंगा तो एक हेड्रल हमारे पास पीछे ये वाला भी बनेगा। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, 8 हेड्रल इसमें बन गए हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, तो देखना बेटा सेंटर में कौन बैठा होगा, तो सेंटर में बैठा है आपका ये मेटल, ठीक है। और इस मेटल के न्यूक्लियस से पास होने वाले होंगे एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस होता है, इसको मैं कह दूँ ये है जेड एक्सिस, दैट्स राइट। और ये जो एक्सिस है इसको मैं कह दूँ ये है वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस है दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब कितने लीगेंड आएंगे, 6 लीगेंड। अब देखिएगा अगर 6 जो लीगेंड हैं वो अलोंग विद एक्सिस अगर बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं, तो एक लीगेंड जो है वो आपका आया यहाँ से, एक यहाँ से। तो 2 लीगेंड जब कहाँ से आएंगे, वाई एक्सिस के अलोंग इस मेटल के साथ आकर के जुड़ेंगे, ठीक है। 2 जो लीगेंड हैं वो कहाँ से आते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग और इस मेटल के साथ आकर के जुड़ेंगे। और 2 जो लीगेंड है वो आते हैं कौन से एक्सिस के अलोंग, वो आते 2 जो लीगेंड है वो आते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और इस मेटल के साथ आकर के जुड़ेंगे। तो देखिएगा क्या होगा, ये जो सेंटर में मेटल बैठा हुआ है इस मेटल के साथ क्या होगा, इस मेटल के साथ 2 जो लीगेंड हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग आके जुड़ गए, 2 जो लीगेंड हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग आकर के जुड़ गए, और देखिएगा एक ऐसा स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। और फिर क्या होता है, 2 लीगेंड जो हैं वो जेड एक्सिस के अलोंग आकर के जुड़ जाते हैं। अब अगर हम इनके 3 लीगेंड्स को जोड़ के देखें तो ये कौन सी एक ज्योमेट्री बन जाएगी, ये एक ज्योमेट्री बन गई है जिसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई है, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी बन गई है। तो ऑक्टाहेड्रल जब ज्योमेट्री बनती है तो ऑक्टाहेड्रल या कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो 6 लीगेंड बॉन्डिंग के लिए आते हैं, और 6 के 6 जो लीगेंड हैं ये 6 के 6 लीगेंड बेटा कहाँ से आते हैं, कौन सी डायरेक्शन से जुड़ने के लिए आते हैं, अलोंग विद एक्सिस आते हैं जुड़ने के लिए, दैट्स राइट। तो ये जो मेटल है इस फिगर में आप देख सकते हो, ये जो मेटल है इस मेटल के साथ में 6 लीगेंड आ रहे हैं, और 6 के 6 जो लीगेंड है वो देखिएगा कौन से किसके अलोंग आ रहे हैं जुड़ने के लिए, अलोंग विद एक्सिस जुड़ने के लिए आ रहे हैं। अब क्या कहती है, CFT कहता है कि मेटल के साथ जब लीगेंड्स जुड़ने के लिए आएंगे, दैट्स राइट, लीगेंड जब जुड़ने के लिए आएंगे तो मेटल के जो d ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के जो d ऑर्बिटल्स है ये d ऑर्बिटल क्या करता है, रिपल्शन फील करते हैं, रिपल्शन फील करते हैं, लेकिन इक्वल रिपल्शन फील नहीं करते, कोई कम तो कोई ज़्यादा रिपेल सारे होंगे, लेकिन कोई कम रिपल्शन का फील करेगा, कोई ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा। जो हाई रिपल्शन फील करेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जो कम रिपल्शन फील करेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 जो लीगेंड है वो एक्सिस के अलोंग आते हैं। जब एक्सिस के अलोंग आएंगे तो फिर जो ऑर्बिटल एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, डी के जो ऑर्बिटल एक्सिस पर होते हैं ऑब्वियसली वो ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे, और जो ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, इन द प्लेन होते हैं, प्लेन में जो होते हैं, जो एक्सिस पर नहीं होते, प्लेन में जो होते हैं, जो ऑर्बिटल यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा, प्लेन में जो होंगे वो ऑर्बिटल कम रिपल्सन फील करेंगे, और जो एक्सिस पर होगा ऑब्वियसली वो ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे, जबकि प्लेन वाले ऑर्बिटल कम रिपल्सन फील करेंगे, जिससे डी के ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी में चेंजमेंट आ जाएगा, दैट्स राइट। अब आपको यहाँ से अंडरस्टैंड करना है और बताना है कि बताइएगा यहाँ से कौन से ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी फील करने वाले हैं, क्योंकि 6 जो लीगेंड हैं ये 6 लीगेंड कहाँ से आने वाले हैं, 6 के 6 लीगेंड एक्सिस के डायरेक्शन से आने वाले हैं। तो एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाई रिपल्सन फील करेंगे। एक्सिस पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, तो देखिएगा जो डी एक्स स्क्वायर और वाई डी जेड स्क्वायर होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक्सिस पर होते हैं, इसलिए लीगेंड भी कहाँ से आएंगे, लीगेंड
लिगेंड भी कौन से डायरेक्शन से आएंगे बॉन्डिंग करने के लिए बेटा, अलोंग विद एक्सिस आएंगे। तो एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये ऑर्बिटल्स ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे, जबकि जो प्लेन पर ये ऑर्बिटल हैं ये कम रिपल्सन फील करेंगे। दैट्स राइट। इससे क्या होगा, इनकी जो एनर्जी है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी, प्लेन वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कंपैरेटिवली कुछ कम रह जाएगी, और एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल हैं उनकी जो एनर्जी है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे डी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। दैट्स राइट। अब इस स्प्लिटिंग को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा, इधर हमने क्या किया है, ये जो है इधर जाने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इधर जाने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये डी के ऑर्बिटल हैं, कौन से डी के हैं, 3D के हैं। ये 4D और 5D के ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल्स इन फ्री आयन, फ्री जब आयन बैठा है, मेटल का आयन एकदम फ्री है, ठीक है ना, जब इसके साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ, उस समय ये डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, और इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी है डी एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। पाँचों की एनर्जी बराबर होगी। लेकिन जैसे ही लीगेंड्स यहाँ जुड़ने के लिए आएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लीगेंड जैसे ही बॉन्डिंग करने के लिए आएंगे, पाँचों के पाँचों रिपेल होंगे, इसलिए पाँचों की जो एवरेज एनर्जी है वो तो बढ़ेगी, पाँचों की एवरेज एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है ना। तो इधर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है ना, तो जैसे ही लीगेंड आएंगे, लीगेंड आने पर पाँचों की एनर्जी बढ़ गई है। लेकिन क्या पाँचों की एवरेज एनर्जी बढ़ी तो क्या पाँचों की एनर्जी बराबर होगी, क्या इक्वल बढ़ेगी? इक्वल नहीं बढ़ेगी पाँचों की एनर्जी। पाँच में से किसकी कम और किसकी ज़्यादा होने वाली है? तो देखिएगा, अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो लीगेंड आते हैं बेटा, ये लीगेंड कौन से डायरेक्शन से आते हैं? लीगेंड जो होते हैं ये एक्सिस से आते हैं, इसलिए एक्सिस पर जो ऑर्बिटल लाई होंगे वो रिपल्शन ज़्यादा फील करेंगे। और एक्सिस पर कौन से ऑर्बिटल्स हैं? ये दोनों के दोनों, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो इनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इनकी जो एनर्जी है कौन से ऑर्बिटल्स की? इन दोनों ऑर्बिटल्स की, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो बिटवीन द प्लेन जिनकी लॉब थी, इन ऑर्बिटल की एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, एवरेज से कम हो गई है। ओवरऑल तो देखिएगा, ओवरऑल से तो एनर्जी ज़्यादा ही है इनकी, लेकिन एवरेज से कम हो जाएगी एनर्जी। दैट्स राइट। तो इस तरीके से डी ऑर्बिटल जो पहले, कब? जब मेटल फ्री बैठा हुआ था तब तो डी के जो ऑर्बिटल्स थे उनकी पांचों की एनर्जी इक्वल थी। लेकिन जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, लीगेंड जैसे ही जुड़ने के लिए आए, लीगेंड जैसे ही जुड़ने के लिए आएंगे, क्यों जुड़ने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि लीगेंड जो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल जो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करके बुलाते हैं। जैसे ही आते हैं तो रास्ते में ऑर्बिटल बैठे हैं, वो उनको रिपेल करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी में चेंज आता है और डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होके ऑर्बिटल्स के दो सेट बन जाते हैं। याद रखना है, स्प्लिट हो गए, और स्प्लिट होकर के ऑर्बिटल्स के कितने सेट का फॉर्मेशन हो जाता है? 2 सेट का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट्स राइट। ये जो 3 ऑर्बिटल का सेट है, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स या एक्स जेड जो होता है, ये जो 3 ऑर्बिटल का सेट होता है, इस सेट को हम कहते हैं T2Z ऑर्बिटल। याद रखना है, दैट इज T2Z ऑर्बिटल। और इन 2 ऑर्बिटल का जो सेट होता है दैट इज EZ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के 2 सेट बन जाते हैं। पहले डी के पांचों की एनर्जी इक्वल थी, एक ही सेट था, बट अब 2 सेट बन जाते हैं, T2Z और EZ। दैट्स राइट। इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करा दी है, और इन दोनों के बीच में जहाँ ये जो एवरेज एनर्जी है ना, यहाँ से ये जो पॉइंट होता है, ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर को हम क्या कहते हैं? ये जो सेंटर होता है बेटा, इस सेंटर को हम कहते हैं बैरी सेंटर। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर कहते हैं। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दोनों के बीच में एनर्जी का जो गैप होता है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का जो गैप होगा, इस एनर्जी के गैप को हम किससे लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं। और इसे डेल्टा ना कह करके डेल्टा ओ कह देते हैं। ओ जो यहाँ सबस्क्रिप्ट लगाया हुआ है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, क्योंकि स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं ना, इसलिए बेटा डेल्टा ओ कहते हैं। और इसी का ही नाम CFSE भी होता है, इसी को CFSE भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये CFSE? क्या होता है? इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको बहुत बार क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी भी हम कहते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, CFSE। दस राइट, ये हो गया डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। अब आगे का खेल सुनिएगा। आगे का जो खेल है, अब इतना आपको अगर समझ में आ गया है कि लिगेंड आएंगे, अट्रैक्ट करेगा ये मेटल इसको, इसलिए वो अट्रैक्ट होकर के आ रहे हैं। तो डी के ऑर्बिटल रास्ते में बैठे हैं, वो रिपल्सन फील करेंगे जिससे उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, दो सेट बन गए हैं। अब सारा खेल आगे का है। दस राइट, देखिएगा इन दोनों के बीच एनर्जी का जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेल्टा ओ से लिखते हैं या CFSE कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें आपको समझनी है। क्या समझना है वो सुनिएगा। इन दोनों के बीच ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम CFSE कहते हैं, या इसे हम डेल्टा ओ से लिख देते हैं। देखिएगा, और यहाँ पर जो एनर्जी का ये जो सेंटर है दोनों के बीच में, यहाँ से, इसको हम कहते हैं बैरी सेंटर। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, याद रखना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो टोटल एनर्जी होती है, इस टोटल एनर्जी को 10DQB कहते हैं। DQ एक सबस्क्रिप्ट है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, बस याद रखना है, ट्रेडिशनली पहले से लगाया हुआ है। इसको, इस एनर्जी का जो गैप होता है उसको हम 10DQB कहते हैं, दैट इज 10DQ। ठीक है, इसके अलावा ये पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है ये डेल्टा ओ भी होती है और 10DQ भी होती है। ठीक है, इसको मैं 1 डेल्टा ओ भी कह सकता हूँ। एक लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको डेल्टा ओ कह दीजिए, या फिर क्या कह दीजिए, 1 डेल्टा ओ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी 1 डेल्टा ओ है। अब समझना क्या है, समझना ये है कि यहाँ से यहाँ तक 1 डेल्टा ओ है, या यहाँ से यहाँ तक ये 10DQ है, तो फिर बताओ ना यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी कितनी होगी, ये एनर्जी कितनी होगी, आप तो ये बताओ, और फिर ये एनर्जी कितनी होगी। दैट्स राइट। तो अब आपको समझना है थोड़ा सा, ये जो बैरी सेंटर होता है, याद रखेंगे बैरी सेंटर होता है, इस बैरी सेंटर से जितनी एनर्जी, जितनी टोटल एनर्जी कम हुई है उतनी ही उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। तो याद रखना है, जितनी ये एनर्जी कम हुई है उतनी ही इंक्रीज होती है। बट एक माइनर डिफरेंस देखिएगा कि यहाँ जो एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, वो तो 3 ऑर्बिटल्स की हो रही है, और इंक्रीज जो हो रही है वो कितने ऑर्बिटल्स की हो रही है, वो 2 ऑर्बिटल्स की हो रही है भाई। दैट्स राइट। कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई भी बाप है, उसके पास 10 रुपये हैं और उसके ना 5 बेटे हैं, 5, या उसके 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे हैं तो दोनों को उसने बराबर बराबर बांट दिया, 5-5, ऐसा ही होगा, 5-5। लेकिन ऐसा ना करके ऐसे कह सकते 10 रुपीज़ हैं, और मान लीजिए वो जो बाप है उसके 2 वाइफ हैं, 2 वाइफ, दैट्स राइट, 2 वाइफ है। एक जो वाइफ है उससे उसके 2 बेटे हुए, और एक जो वाइफ है उससे उसके कितने बेटे हुए हैं, 3। दैट्स राइट। अब इसको ना 10 रुपये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे बांटेगा वो, तो देखिएगा, तो बांटेगा किस तरीके से, ऐसे बांटेगा कि अब उसको बराबर बराबर बांटना है, तो क्या करेगा कि टोटल 1 2 3 4 5 5 हिस्से में इसको बांटना है, 5 हिस्से में इसको बांटना है 10 रुपये को, तो कितना करेगा, 10 / 5 करेगा, इसका मतलब 2। तो क्या करेगा, ये जो बेटा है उसको 2 रुपीज़, इसको भी 2 रुपीज़ और इसको भी 2 रुपीज़ देगा, दैट्स राइट, और उसको भी 2 और उसको भी 2। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ क्या बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नहीं, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ भाई, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ। इनके पास कितने आ गए, 2 2 4 2 6 आ गए, और उनके पास कितने रह गए, 2 2 4 रह गए। अरे बात समझ में, तो ये बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जितना इनको मिला उतना ही उनको मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ से यहाँ तक टोटल जो एनर्जी है ना, ये टोटल एनर्जी है 10DQ या 1 डेल्टा ओ। तो यहाँ जितनी एनर्जी कम हुई है उतनी ही इंक्रीज हुई है, उन दोनों की उतनी ही बढ़ी है।
तो इनकी टोटल एनर्जी और उन दोनों की टोटल एनर्जी बराबर होनी चाहिए। दैट्स राइट। तो क्या करते हैं, तो हम कहते हैं कि इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो एनर्जी यहाँ से कम हुई है, कितनों की कम हो रही है, 1 2 3 की, या ऐसा ना कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही फिल होगा इसकी एनर्जी कम होगी, 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे तो हर इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी में कमी आएगी। और वहाँ 1 2 3 4, वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे तो उनकी एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन के फिलिंग से जितनी एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से उतना ही इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन की जो ये एनर्जी है ये इन 6 के बराबर है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी का गैप है, इस गैप को हम कहेंगे 6dq। ये 6dq है, और ये जो गैप होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है 4dq, दैट इज़ 4dq। और टोटल कितना हो गया है, टोटल जो हो गया वो हो गया 10dq। अब आप चेक कर लीजिए, देखिएगा एनर्जी जो है ना वो बराबर है दोनों की। कैसे बराबर है टोटल एनर्जी, देखना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा एक, इसकी एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट आएगा, 4dq का, 4dq का डिक्रीमेंट हो गया। 2 फिल होगा तो और 4dq और 4dq और फिर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे यहाँ T2g में, तो कितना डिक्रीमेंट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ 4dq का, तो 6 के साथ कितने का हो गया, 24dq का डिक्रीमेंट हो गया। दैट्स राइट। अच्छा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी। ईच इलेक्ट्रॉन के साथ कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 6dq का, तो एक के साथ 6dq, दूसरे से 6dq, तीसरे से 6dq, और फोर्थ से भी कितना हुआ, 6dq हुआ। तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 6dq विद ईच, द टोटल इंक्रीमेंट इन एनर्जी इज 24dq। तो देखिएगा यहाँ भी 24dq होगा, वहाँ भी 24dq होगा, तो अब दो जाकर के दोनों की एनर्जीज कैसे रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो एनर्जी है दैट इज 10dq, और यहाँ से यहाँ तक होती है 6dq, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है बेटा, यहाँ से यहाँ तक होती है आपकी 4dq। अब देखिएगा, अब ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर रहे, इसलिए बेटा, ठीक है। चलिए अब अगली चीज़ सुनना, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है इसलिए इसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डिक्रीज हो रही है इसलिए हम इसे नेगेटिव साइन से लिखेंगे, दैट इज -4dq, दैट इज +6dq। अगर हम इसे डेल्टा ओ के फॉर्म में लिखें तो, डेल्टा ओ के फॉर्म में लिखें तो डेल्टा ओ के फॉर्म में हम इसे ऐसा लिखेंगे। देखिएगा जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा तो यहाँ देखिए कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 ऑर्बिटल है, यहाँ 2 ऑर्बिटल है, टोटल कितने ऑर्बिटल है, 5। तो देखिएगा यहाँ जो एनर्जी होगी ना, ये जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी उन 2 ऑर्बिटल के इक्वल होगी, तो 2/5, 5 में से 2 के इक्वल होगी, इसलिए इसको हम कहेंगे 2/5 डेल्टा ओ। और ये जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, इन तीनों के इक्वल होगी, इसलिए इसको हम कहेंगे 3/5 डेल्टा ओ। दैट्स राइट। तो वो जो एनर्जी है, थोड़ा और इधर आकर के मैं लिख दूं इसको, वो जो एनर्जी है ये है बैरी सेंटर, बीचों बीच से नहीं है, इधर से होगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये किसके बराबर होगी, इन तीनों ऑर्बिटल्स के, तो 3 ऑर्बिटल कितने में से, आउट ऑफ 5। और ये जो एनर्जी है ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी उन दोनों ऑर्बिटल्स के, ठीक है ना। तो 2 टोटल ऑर्बिटल कितने थे, टोटल जो ऑर्बिटल थे वो थे आपके पास में 5 ऑर्बिटल। दैट्स राइट। ये लीजिए डेल्टा ओ। अब ये इंक्रीज हुई है इसलिए ये पॉजिटिव, और ये कौन सा होगा, नेगेटिव। अब 3/5 को सॉल्व करोगे कितना आने वाला है, 3/5 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आने वाला है, कितना आने वाला है, प्लस में 0.6 डेल्टा ओ। दैट्स राइट। और 2.5 को सॉल्व करो, 2/5 को सॉल्व करो कितना आने वाला है, ये आने वाला है आपका इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा ओ। और टोटल जो एनर्जी वो कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो 6.6 ये और 0.4 ये, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 1 डेल्टा ओ। या फिर टोटल एनर्जी कितनी थी, ये टोटल एनर्जी थी हमारी 10dq। 10dq में से ये जो एनर्जी थी ये कितनी हो गई थी, +6dq, और ये हो गई थी -4dq,
ठीक है। माइनस प्लस जो है यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव वो बता रहे हैं, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज हुई है एनर्जी और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज हुई है एनर्जी। और टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है उसे अगर डेल्टा ओ में रिप्रेजेंट करोगे देन 1 डेल्टा ओ होगा, और डी क्यू में रिप्रेजेंट करोगे देन ये टी tan डी क्यू के इक्वल मानी गई है, याद रखना है। दैट्स राइट। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, CFSEB कहते हैं, CFSEB कहते हैं, ठीक है। और ये CFSE होती कितनी है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो CFSE को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होगा इसकी एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। इन ऑर्बिटल के सेट को हमने क्या कहा है T2Z, और उसको हमने क्या कहा है EZ, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ 3 ऑर्बिटल हैं तो 3 बार ही आपको 3 ही यहाँ पर वर्ड लिखने, 3 ही T2Z। यहाँ 2 ऑर्बिटल हैं तो 2 ही लिखने हैं EZ। दैट्स राइट, CFSE। अब ये CFSE को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ये 5d के ऑर्बिटल है ना, इन पांचों में जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ फिल करोगे तो यहाँ एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, कितने का होगा, डी क्यू में लिखोगे तो 4 का होगा, और अगर आप उसे डेल्टा ओ में लिखोगे तो किसका होगा, 0.4 डेल्टा ओ का डिक्रीमेंट होगा। दूसरा फिल करोगे तो फिर डिक्रीमेंट होगा, तीसरा फिल करोगे तो फिर डिक्रीमेंट होगा, चौथा करोगे, पांचवा करोगे, छठा करोगे, तो हर इलेक्ट्रॉन के साथ इतना इतना डिक्रीमेंट होता जाएगा। दैट्स राइट। तो क्या करना है, तो आपके पास CFSE का फॉर्मूला होगा -0.4, ठीक है। इतना किससे मल्टीप्लाई कर देना, इलेक्ट्रॉन ऑफ T2Z में जितने भी इलेक्ट्रॉन आपने भरे ना उसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन भर फिल करोगे तो उतना इंक्रीमेंट होगा, प्लस में कितना 0.6 इलेक्ट्रॉन ऑफ EZ, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इतना डेल्टा O ये आपका हो जाएगा CFSE। या फिर अगर इसे डेल्टा ओ के बजाय डी क्यू में लिखोगे तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो यहाँ कितनी एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, यहाँ डिक्रीमेंट होगा -4 डी क्यू का, ठीक है। तो -4 से किसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2Z। दैट्स राइट। प्लस में जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो कितना इंक्रीमेंट होगा, 6 का, किससे मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EZ से, ठीक है। जो सॉल्यूशन आ जाए उसके आगे लिख देना DQ। इस तरीके से आप CFSE को कैलकुलेट कर सकते हो। दैट्स राइट। CFSE जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, इन दोनों के बीच एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा। CFSE कम होगा इसका मतलब स्प्लिटिंग उतनी ही कम होगी। अगर किसी की CFSE याद रखना है, CFSE अगर 0 हो जाए इसका मतलब इन दोनों के बीच एनर्जी का गैप 0 हो गया है, इसका मतलब d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं हुई है। d ऑर्बिटल ऐसा कैसे रहेगा, स्प्लिटिंग नहीं हुई है, याद रखना है। दैट्स राइट, दैट इज CFSE। बहुत बड़ी महाभारत हो गई है, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ आ गए। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं, हम CFT पढ़ रहे थे। CFT में कहा मेटल लिगेंड के बीच में प्योरली आयनिक बॉन्ड होगा, लिगेंड जो है वो मेटल की तरफ आएगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज होगा, अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन अट्रैक्शन जब लगेगा उससे पहले डी के जो ऑर्बिटल्स हैं मेटल के अंदर उनकी एनर्जी इक्वल होगी, ठीक है। वो डिजनरेट होंगे, बराबर बराबर एनर्जी रखेंगे, एक ही सेट रहेगा। बट जैसे ही लिगेंड जुड़ने के लिए आएंगे तो डी के जो ऑर्बिटल है उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये स्प्लिटिंग जो है ये अलग अलग तरीके से होती है, और हम जो स्प्लिटिंग देख रहे थे पहले वो कौन से कॉम्प्लेक्स में देख रहे थे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग देख रहे थे। दैट्स राइट। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो 6 लिगेंड जुड़ने के लिए आते हैं और एक्सिस के अलोंग आते हैं। एक्सिस के जब अलोंग आते थे तो बेटा जो एक्सिस पर ऑर्बिटल होते हैं, और वो हमने देखा एक्सिस पर कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, dx² y-y² और dz² वाले होते हैं। तो ये ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे, ये कम रिपल्सन फील करेंगे, जिससे उनकी एनर्जी ज़्यादा, इनकी कम रह जाएगी। तो इसको हमने डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया था कि ये डी के ऑर्बिटल्स हैं, इन पाँचों की एवरेज एनर्जी होगी। फिर रिपेल तो पाँचों ही करेंगे, इसलिए एवरेज एनर्जी तो पाँचों की बड़ी है, बट इन पाँचों में भी उन दोनों की ज़्यादा हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। दोनों के बीच एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इसे हम CFSE
CFSC कहते हैं, ठीक है। इसको हम 1 डेल्टा O के इक्वल या 10 DQ के इक्वल इसे हम मानते हैं। ऐसी पहले से ट्रेडिशन है, जम्पशन है, इसलिए इसको हमने ऐसा माना है। इस सेंटर को हम बैरी सेंटर कहते हैं। यहाँ बैरी सेंटर से एनर्जी कम हुई है इसलिए नेगेटिव का साइन लगाते हैं, वहाँ बढ़ी है इसलिए पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। अब कितना कितना घटी और बढ़ी है, तो हमने कहा कि यहाँ एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों की और इन तीनों की बराबर बराबर एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने क्या कहा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जाएंगे 10, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, वहाँ 4 होंगे, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन के कारण जितना डिक्रीमेंट होगा उतना वहाँ 4 के कारण इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये जो इंक्रीमेंट होगा वो इन 6 के इक्वल होगा, इसलिए इसको हमने 6 DQ कहा प्लस, और इसको हमने -4 DQ कहा। अगर इस पूरी एनर्जी को डेल्टा O माने 1, तो फिर हम इसको किसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमने कहा कि टोटल कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। तो इन 5 में से इन 3 की कम हुई है, तो जितनी यहाँ डिक्रीमेंट होगी उतनी उन दोनों की इंक्रीमेंट होगी, तो उनका होगा 3/5 के इक्वल, इनका होगा 2/5 के इक्वल। दैट्स राइट। फिर ये जो CFSC है, इस CFSC को कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हर इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी में कितनी कमी आएगी, डेल्टा O के फॉर्म में 0.4 की कमी आएगी, DQ के फॉर्म में 4 की डिक्रीमेंट होगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे उतना ही डिक्रीमेंट होता जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे वहाँ फिल होगा तो डेल्टा O के फॉर्म में 0.6 का इंक्रीमेंट होगा और DQ के फॉर्म में 6 का इंक्रीमेंट होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस तरीके से आप CFSC को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, अब तक का जो सारा मटीरियल है वो कहाँ पर आया है, वो सारा का सारा जो मटीरियल है वो आ गया है आपका CFT में। CFT का 5वां पॉइंट हमारा पूरा हुआ। याद कीजिए 5th पॉइंट क्या चल रहा था CFT का जो 5th पॉइंट है वो यही चल रहा था हमारा कि d ऑर्बिटल जो है उन d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, लिगेंड आएगा, d की स्प्लिटिंग हो जाएगी, CFSC हो गई है। अब आगे सुनिएगा, जो लिगेंड आपका यहाँ से बॉन्डिंग के लिए आ रहा है, समझेंगे, जो लिगेंड आपका यहाँ से बॉन्डिंग के लिए आ रहा है, अगर ये लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अब आती है बात, अगर लिगेंड जो आ रहा है वो आपका कैसा लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो d ऑर्बिटल को स्ट्रॉन्गली रिपेल करेगा, जिससे ये एनर्जी का गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उसके लिए डेल्टा O कह दीजिए या CFSC कह दीजिए, ये कैसी होगी, हाई होगी। और अगर लिगेंड जो है वो वीक है तो फिर बेटा क्या होता है, डेल्टा O या फिर CFSC जो है वो कैसी होती है, वो कम होती है, ये लीजिए, ये हो गई है CFT। अब आप कहोगे सर CFT इतना हो गया है, बट CFT से तो आप कलर को एक्सप्लेन करने वाले थे, CFT से तो हम किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, CFT से तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, बिल्कुल कलर और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।